Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hope you are all doing good. Today we are going to discuss about the peripheral neuropathy, their sign and symptoms. तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी है कोई भी ये एक जनरल टर्म बनाई हुई है, ठीक है। इसमें जब भी आपकी पेरिफेरल नर्व्स इफेक्ट हो जाएंगी तो उसको हम उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर आएगा, यानी इम्पिंजमेंट हो गया, इंट्रैपमेंट हो गया, जैसे ही आपकी पेरिफेरल नर्व इफेक्ट हुई है हमने उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहेंगे। इसको कुछ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं। सिम्टम्स हर ऐसी चीज़ जो पेशेंट रिपोर्ट करता है, वो आके आपको बताएगा मुझे नमनेस है, वो आके मुझे बताएगा मुझे मेरे मसल मुझे वीक लग रहे हैं, मैं चल नहीं पा रहा, या नमनेस है, पेन है मुझे। तो ये चीज़ें मैं खुद देख के नहीं बता सकती कि हाँ पेन है, ठीक है। कुछ फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ये वो, लेकिन ये चीज़ें पेशेंट ने बताना होती हैं। तो वो सारे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट आपको रिपोर्ट करता है। साइन वो होते हैं जो आप चेक करते हैं, ठीक है। तो अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है पूरा प्रॉपर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इसमें 3 तरह के सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। मोटर सिस्टम है, सेंसरी है, और तीसरा कौन सा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम्स इन्वॉल्व होके एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं। तो इसमें तीनों सिस्टम्स हैं, तो सिम्टम्स जो आएंगे वो भी तीनों के आएंगे, ठीक है। अब हम इनको सेपरेट सेपरेट देखते हैं कि सेंसरी सिम्टम्स क्या आते हैं। तो सेंसरी सिम्टम्स क्या होते हैं कि इनको डिस्टल डिसस्थीजियाज होते हैं, अब नॉर्मल सेंसेशन होती हैं डिस्टल एरियाज के अंदर, ठीक है। पेन होती है, नमनेस होती है, पेशेंट हमारे पास ये वाले सिम्टम लेकर आएगा, मेरे हाथ सोने लग गए हैं, कीड़ियाँ चलती हैं, जलने लग गए हैं, ठीक है। ये सारे सेंसरी सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा एक मेन पॉइंट जो है वो ये है कि ये डिस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। और हमारे डिस्टल एरियाज़, हमारी पेरिफ्रीज क्या है, हमारे हैंड्स, हमारे फीट, ठीक है, इनमें ये ज़्यादा होते हैं। इसको एक स्पेसिफिक टर्म का नाम दिया जाता है, वो है स्टॉकिंग ग्लव पैटर्न। उनको ऐसे फील होता है जैसे कोई ग्लव पहना हुआ है, ठीक है, या जैसे सॉक्स पहनी हुई है। तो स्टॉकिंग्स पहनते हैं तो जैसी फीलिंग आती है, आपकी सेंसेशन थोड़ी सी मतलब लॉस होती है, आपको फील होता है कोई चीज़ आपने पहनी हुई है, लेकिन उन्होंने नहीं पहनी होती, ठीक है। और इसको ग्लव एंड स्टॉकिंग इसलिए कहा गया क्योंकि ये पैरीफ्रीज में हम पहनते हैं और इनको इस एरिया में सेंसेशन लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद मोटर सिम्टम्स आते हैं। मोटर सिम्टम्स जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो वीकनेस होती है, और ये भी किस एरिया में, डिस्टल। हमेशा ही आपके डिस्टल एरियाज ज़्यादा अफेक्ट होंगे, सबसे पहले डिस्टल एरियाज अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो मोटर या सेंसरी कोई भी सिम्टम आए, जब भी नर्व का इशू आएगा, नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं लेंथ ऑफ द एक्सोन की बेस पर, ठीक है। इस बेस पर नहीं कि कौन सी ट्रंक इसको सप्लाई कर रही है या कौन सी रूट इसको सप्लाई कर रही है, नहीं, जितनी ज़्यादा एक्सोन की लेंथ होगी, ठीक है, जो ज़्यादा दूर पड़ा होगा सबसे पहले उसको अफेक्ट होगा, जो ज़्यादा नज़दीक पड़ा हुआ है वो कम अफेक्ट होगा और वो बाद में आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ दूर पड़ी हुई है उसको सप्लाई करना मुश्किल होता है, पास वाले को सप्लाई करना आसान होता है। मोस्टली जो भी सिम्टम आते हैं वो डिस्टल में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मोटर सिम्टम्स क्या आते हैं, उसमें वीकनेस आती है, वो भी डिस्टल एरियाज में, और सबसे ज़्यादा जो मसल्स अफेक्ट होते हैं वो होते हैं एक्सटेंसर्स आपके। अब आप सोचेंगे कि एक्सटेंसर्स क्यों कह रहे हैं, वो क्यों वीक होता है। आपने जब भी कोई पेशेंट देखा होगा, वो कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ, कोई भी पेशेंट है, स्ट्रोक का है या कोई सीपी बच्चा आपने देखा है जो कि प्रॉपर जिसकी मैनेजमेंट नहीं हुई, तो कॉन्ट्रैक्चर बनते हैं आपके फ्लेक्सर्स में। और कॉन्ट्रैक्चर क्यों बने, मसल की टोन बढ़ी, मसल शॉर्टन पोजीशन में रहे और आहिस्ता आहिस्ता उधर ही फिक्स हो गए, ठीक है। एक जगह पे टोन ज़्यादा है, उसने पार्ट को अपनी तरफ खींच लिया, तो उसके ऑपोजिट मसल जो कि एक्सटेंसर्स हैं वो वीक थे तो उन्होंने जाने दिया ना, ठीक है। तो एक्सटेंसर्स वीक होते हैं तो फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्चर बनते होते हैं एक्सटेंसर्स। उसके बाद ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ऑर्थोस्टेसिस, इम्पोर्टेंस मेल्स के अंदर, गैस्ट्रोपैरेसिस, गैस्ट्रिक मूवमेंट्स नहीं होती, ठीक है, इनको जीआईटी के काफ़ी इश्यूज आते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो जाती है, वो क्या होती है कि एक पर्सन लाइंग में है, वो लाइंग से सिटिंग में आया है, तो उसको उसका बीपी लो हो गया, उसको चक्कर आना शुरू हो गया, उसको नज़र नहीं आया क्या हुआ है, अचानक से, या लेटा हुआ अचानक से खड़ा हो जाए कोई पर्सन। तो जैसे हम सुबह सो के उठते हैं तो हम अचानक से अगर खड़े हो जाए तो एकदम से हमें चक्कर आते हैं, इस तरह की ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। पोस्चर चेंज से इनका बीपी डाउन चला जाता है, इसकी भी लिमिट होती है। जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 20 mmHg फॉल करना चाहिए, और जो सिस्टोलिक है वो 10। अगर इतना फॉल करता है तो इसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये सिम्टम्स आएंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पेशेंट को। उसके बाद आ जाते हैं हम साइंस की तरफ। साइंस क्या आते हैं, साइंस भी तीनों ही आएंगे जब 3 सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। तो आपने साइंस क्या चेक करना है, सेंसरी डिस्टर्बेंस में लॉस ऑफ पिन सेंसेशन, आपने पेशेंट को पिन प्रिक करनी है, उसको सेंसेशन नहीं आई, ठीक है, दैट मीन्स वो सेंसेशन ख़त्म है। टेम्परेचर के लिए आप क्या करते हो, आप हॉट और कोल्ड टेस्ट ट्यूब्स चेक करते यूज़ करते हो,
तो वो सेंसेशन उनको नहीं होती हैं, वो नहीं बता पाते इट्स हॉट और इट्स कोल्ड। वाइब्रेटरी परसेप्शन आपने चेक करना होती है, वो आप कैसे करते हैं? ट्यूनिंग फोर्क के साथ, ठीक है, उसको किसी चीज़ पे मार के जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है, आपने बॉडी के साथ टच करना होता है, तो क्या उनका ब्रेन सेंस कर रहा है? अगर वो कर रहा होगा वो बता देंगे, नहीं कर रहा होगा तो उनको नहीं पता होगा कहाँ वाइब्रेशन हो रही है। इसी तरह मेन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोप्रियोसेप्शन, वो भी लॉस हो जाती है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन चेक करने के लिए एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है हमारा रोमबर्ग टेस्ट, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्शन आपकी जॉइंट पोजीशन को आपको बताती है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको इसकी ज़रूरत है, और जब ये ही चलेगी आपका बैलेंस इश्यूज़ आएंगे, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ आएंगे, तो ये टेस्ट हम करते हैं रोमबर्ग टेस्ट, ये पॉजिटिव आ जाता है, दैट मीन्स जो प्रोप्रियोसेप्शन है ये भी लॉस हो गया लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। देन मोटर साइंस क्या आते हैं? मोटर साइंस वही है, डिस्टल वीकनेस होती है इनको एक्सटेंसर ग्रुप के अंदर, और स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे ज़्यादा होती है आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, लेकिन स्टार्ट पे लोअर में होती है। डिस्टल मसल्स जो होते हैं वो एट्रोफी की तरफ जाना शुरू, जो वीक है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी की तरफ जाना है, जिस तरफ सप्लाई नहीं जा रही, मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसने एट्रोफी में चले जाना है। इसको टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना होता है? बल्क चेक करना होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्राविस मसल का, ठीक है, अपने पाँव के अंदर, और दूसरा हैंड के अंदर आपके इंट्रिंसिक मसल्स को। इंट्रिंसिक मसल्स को कैसे चेक कर सकते हैं आप? अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आप बल्क चेक करोगे, आपको पता चलेगा कि ये वीक हो चुके हैं, एट्रोफी हो चुके हैं, ये मसल का बल्क ख़त्म हो गया होता है, कम हो गया होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लैसिड टोन होती है, टोन रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस आप चेक करते हैं, वो भी लॉस्ट होते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन सा जाएगा? आपका एंकल का, एंकल जर्क चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे डिस्टल पार्ट है, और सबसे डिस्टल वाला सबसे पहले अफेक्ट होता है। फिर ऑटोनोमिक साइंस, सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। तो ये थे साइन एंड सिम्टम्स, जो कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ आता है तो उसमें ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ठीक है। अगर ये आते हैं आप उसको लेबल कर सकते हो जी इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। अब आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।